आसपास की कोशिकाओं के साथ कोशिका झिल्ली के माध्यम से संप्रेषण करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। याद हो गई थी चीज़? आ जाओ बेटा पीपीटी में, समझ में आ गया? आधा प्रोटीन आधा लिपिड की बनी हुई होती है, ये फॉस्फोलिपिड होता है ये, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनटीपीसी। जीके कहाँ से करूँ बता दो ना सर। अरे भाई क्लासेस शुरू तो हुई हैं 12 बजे दोपहर में। परमार गुरुदेव कहाँ थे आप? बस अभी यहीं थे, ठीक है। चलो अब सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट किस तरीके से होता है वो समझो, ध्यान से समझना बेटा, हाँ ध्यान से। सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट किस तरीके से होता है? इधर आना जरा, थोड़ा इधर आना। इन्होंने क्या वो एक ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, पढ़ना नहीं तुम बस सुनना, ऐसे पढ़ भी सकते हो। आलू की परतें काटी, किचन नाइफ लिया, आलू केयरफुली कटा, आलू 2 भागों बांटा, डिवाइड किया, ठीक है। एक सोल्यूशन ए लिया, बीकर ए और एक बीकर बी लिया इन्होंने, ठीक। बीकर ए मतलब सर एक्सपेरिमेंट तो बच्चे लोग करते हैं ना, कच्चा। अरे सुनोगे, समझ में इसी से आएगा। पुट 1 पी, दोनों को रख दिया। ए में प्लेन वाटर है, पानी है, प्योर वाटर है। बी में 20% या तो नमक या चीनी का घोल है, यानी कि 100 में से 20% 80 पानी हो गया और 20 शुगर या फिर सॉल्ट का वाटर है, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा तो पता चला ये जो पहला वाला आलू का परत था, ये जो था पीस था, फूल गया एकदम फूल गया, ये सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी अंदर भर गया, इससे पानी बाहर चला गया। क्यों? इसमें चीनी क्यों नहीं घुस गई? इसमें वो नमक, मान लो कि चीनी लिया था, नमक में छोड़ो, चीनी लिया था, चीनी घोलता हूँ, चीनी क्यों नहीं घुस गई? क्यों नहीं घुस गई? बताओ उत्तर इसका, बताओ। मैंने बोला कि आलू के 2 पीस लिए, पहले वाले में पानी में डाल दिया, दूसरे वाले को एक चीनी घोल में डाल दिया, मतलब चीनी घोल मतलब उससे पानी भी और चीनी भी। ये फूल गया क्योंकि इसके अंदर पानी घुस गया, ये वो हो गया क्योंकि इसके बाहर पानी निकल गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पानी बाहर निकला, चीनी क्यों नहीं घुस गई अंदर, इसके अंदर चीनी क्यों नहीं घुस गई? बताओ इसका उत्तर। देखते हैं कितने लोग सो रहे थे। नवीन जी, इट डिपेंड्स। अगर आप रेलवे के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एसएससी के लिए वहाँ पर 4 पॉइंटों में सफिशिएंट है। हायर टू लोअर मत बताओ मुझे। चीनी स्मार्ट थी इसलिए नहीं घुसी। विराट बेटा चप्पल फेंक कहीं से ले लो जरा, मूड नहीं था। अच्छा कोई ढंग का आंसर नहीं दे रहा, पता है। डेंसिटी क्या डेंसिटी? शुगर, हाँ जैसे आदित्य आर्य ने थोड़ा सा ठीक लिखा है। आइसोटोनिक था, चीनी खत्म हो गया था, आगे बस हो गया, नहीं हो गया, बन गए रेलवे में स्टेशन मास्टर। क्यों? अभी बताए थे सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, हर किसी को अंदर बाहर नहीं आने जाने देगी। पानी था इसलिए जाने दिया, चीनी होता तो बाहर होता, ऐसा बोलता है सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी वो पानी को अंदर आने जाने देती है। समझ में आई बात? तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी का, पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पता क्यों? अभी बताता हूं तुमको। तुमने हमेशा सुना होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, उच्च सांद्रता से निम्न, किसका वो नहीं पता मूवमेंट, ये पढ़ाया था हाई लो, किसका वो नहीं पता, वाटर का। क्यों वाटर का? वो नहीं पता। अब पता चल गया कि पानी का ही क्यों होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अभी रेलवे ने तो नहीं घुमाया, यूपीएससी ने घुमाया सीडीएस के पेपर में एक बार, बस घुस गए थे लोग उसी में, घूम गए थे उत्ते में, क्योंकि ये नहीं पता था ना किसका मूवमेंट हाई से लो, किसका, वाटर का, बाकी दूसरे का होगा ही नहीं, वाटर का ही मूवमेंट होता है, इसीलिए हाई से लो में मूवमेंट होता है। कब तक होता है? जब तक कि अंदर बाहर सेम कंसंट्रेशन ना हो जाए। यही तो होता है डिफ्यूजन, विसरण। डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन में। लेकिन डिफ्यूजन के लिए तुमको अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नहीं पड़ती है। तो किसमें पड़ती है? ये जो भी पढ़ रहे थे ना सेल में, इसको बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। इसमें पड़ती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अर्धपारगम्य झिल्ली की। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जो हमारी कोशिका है परासरण के द्वारा जल को अवशोषित करती है, और इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जब तक इक्विलिब्रियम यानी अंदर और बाहर का एकदम इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहता है। तब समझ में आया वाटर का क्यों मूवमेंट होता है। मतलब ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार का डिफ्यूजन है, जहां पे चीजें हाई से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जा रही हैं, लेकिन इसमें आपको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात? ये लो शुगर कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई शुगर कंसंट्रेशन है। हमें शुगर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है पानी से है। अभी अब ये भी तो हाई है, ये भी तो लो है, तुम करवा दो इधर से उधर मूवमेंट, नहीं करवा दो इधर से उधर मूवमेंट, काहे नहीं करवा पाओगे? क्योंकि ये झिल्ली लगी हुई है और ये हर किसी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देगी, सिर्फ पानी वाले को आने जाने देगी। शुगर वाला बहुत बड़ा है मॉलिक्यूल, इसलिए तो पानी का हाई से लो, बस ऐसा नहीं कि हाई से लो, पानी का हाई से लो। समझ आ गई बात? आवाज आओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम सुनो घर में आरओ लगा है, आरओ का मतलब यही होता है, फुल फॉर्म यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी क्या था, यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपने आप होता है। जैसे कि हमने आलू का पीस डाला था, अपने आप फूल गया था, अपने आप सिकुड़ गया था, हमने कुछ एनर्जी नहीं डाली बाहर से। लेकिन अगर तुमको उल्टी गंगा बहानी हो, यानी कि लो से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट करवाना हो, तो एनर्जी लगेगी फिर, अगर उल्टी गंगा बहानी, उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, सक्रिय परिवहन या विपरीत परासरण। 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि आलू के टुकड़े के डाले थे पानी में तो फूल गया था, और वहीं शुगर सोल्यूशन डाले तो सिकुड़ गया था। ठीक है, जब फूल गया था ना तो फूला इसलिए था क्योंकि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जहां पर अंदर या बाहर, कहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, बता?
भाई सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। हाइपो ओ ओ ओ ओ ओ कैसा होता है, फूला हुआ होता है, तो इसमें कोई भी सेल फूल जाती है। जैसे देखो फूल रही है, ये फूल रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ घुस रहा है, घुस रहा है मतलब पानी घुस रहा होगा। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं। तो पानी का उच्च सांद्रता बाहर होगा और निम्न सांद्रता अंदर होगी, इसलिए बाहर से अंदर की ओर पानी घुसेगा और ये फूल जाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपर में उल्टा होता है, सिकुड़ जाता है। तो मतलब वही है कि अंदर हाई कंसेंट्रेशन होगा पानी का, बाहर लो कंसेंट्रेशन होगा, तो अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होगा तो सिकुड़ जाएगा। आइसोटोनिक अपना बढ़िया है, ना तो अंदर ना तो बाहर, वैसा का वैसा ही। क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर पानी का सांद्रता वाटर कंसेंट्रेशन बराबर है, इसलिए। ठीक है, हाइप याद कैसे रखेंगे? हाइप ओ ओ ओ फूला हुआ होता है तो वैसे, ठीक है। और ई देखो पिचका हुआ होता है, आइसो तो बराबर है दोनों, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। आरबीसी को हमने रखा है, तो आरबीसी जैसे ये हाइपोटोनिक वाले में रखेंगे तो फट जाएगी, ठीक है। जब फट जाती है ना, जब सेल फूल जाती है तो उसको बोल देते हैं वो टर्जिड हो गई है। कैसी हो गई है? टर्जिड। अगर सेल के अंदर का पानी निकल गया, जैसे ना घी खत्म, पानी खत्म, तो उसको बोल देते हैं सेल का प्लाज्मोलिसिस हो गया है। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस हो गया है। अगर सेल यानी कोशिका सिकुड़ जाए तो प्लाज्मोलिसिस, फूल जाए तो टर्जिड, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ है वो करके, ठीक है, कि हाइपो होता है टर्जिड, हाइपर में प्लाज्मोलिसिस होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है सेल के साइज में, यानी कोशिका के आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज ये नॉर्मल सोल्यूशन है, अंदर और बाहर दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन है। हाइपो फूला क्यों? क्योंकि पानी में डाल दिए थे तुम, ज्यादा पानी था बाहर तो अंदर चला गया। पानी जहाँ ज्यादा होता है उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, और जहाँ पानी देखो कोई भी जो विलयन बनता है, सोल्यूशन बनता है, उसमें दो चीजें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, यहाँ का टॉपिक नहीं, बट फिर भी समझ सकते हो तो समझ लो। जैसे कि हमने चीनी डाला, पानी डाला, तो चीनी सल्यूट था, कम मात्रा में था, और पानी ज़्यादा मात्रा में था तो सॉल्वेंट। तो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में फूल जाएगा सेल, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो पानी उसके अंदर घुस जाएगा। और कंसंट्रेटेड में हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, सेल सिकुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा बराबर थी, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था, इसलिए फूल गया, पानी अंदर भर गया। यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा था, ठीक है। ओके, टर्जर प्रेशर कॉजेज एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स। स्फीति दाब कोशिकाओं के विस्तार और व्यापक वृद्धि का कारण बनता है। अब आ जाओ सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में। देखो होता क्या है ना कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, सर्दी आई कपड़े निकल जाएंगे अपने, गर्मी आई कपड़े खुल जाएंगे, बारिश हो रही अंदर भाग आएंगे। पेड़ पौधों को तो वहीं रहना है, खड़े हैं बेचारे वहीं पे, खड़ा हूँ आज भी वहीं, है ना। तो इनको एक एक्स्ट्रा कोटिंग की जरूरत होती है। वो एक्स्ट्रा कोटिंग इनको सेल वॉल के तौर पर मिलती है। किसके तौर पर मिलती है? कोशिका भित्ति के तौर पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर वो सब सोल्यूशन तीनों एक्सप्लेन किए गए, आप देख सकते हैं, ठीक है, तीनों तरीके के सोल्यूशन। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है। प्लांट जो होते हैं हमारे पादप, ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह में, इसलिए इनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए, सो दैट ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि विंड, रेन, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, इसको झेल सकें। और इसको झेलने के लिए इनको एक एडिशनल कवरिंग हमारे नेचर ने दी है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसको बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति। हिंदी में आप देख सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। समपरासारी यानी कि जो आइसोटोनिक हमने पढ़ा, अल्पपरासारी है ना, अल्पपरासारी, ओके, विलेन यानी हाइपोटोनिक, और अतिपरासारी यानी हाइपरटोनिक। ये हाइपोटोनिक फूल गया और ये सिकुड़ गया अतिपरासारी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी हमने स्ट्रक्चर तो पूरा देख ही लिया है, अब हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पादप हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा सकते हैं, तो इन्हें प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों को सहन करने के लिए दृढ़ संरचना की आवश्यकता होती है। अतः पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त आवरण, एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। समझ में आई बेसिक सी चीज, ओके, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है प्लांट्स लोगों को, वो होती है सेल वॉल। सिर्फ प्लांट वालों को नहीं दी जाती है, और भी लोगों को दी जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस यानी कवक हो गया, उनको भी मिलती है, लेकिन अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने किया क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, और ये ना अभी तो ऐसा लगे क्यों एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, स्कूल के बच्चे हैं क्या? तो पेपर होगा तो समझ में आएगा, ठीक है। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ अ रोयो लीफ। रोयो मतलब लिली, वाटर लिली होता है, लिली का पेड़ होता है, ठीक है। तो उसका लीफ का पील एकदम पील, जैसे अनियन पील निकाला था वैसे निकाल लिया। और ह्यूमन चीक सेल, अगेन ह्यूमन चीक सेल, वही भी मैंने बताया था कि अंदर गाल के अंदर डालो और ऐसे करके निकाल लो, ठीक है, ऐसे रब करके तो चीक सेल निकल आती है। एंड पुट 20% शुगर सोल्यूशन ऑन देम, 20% शुगर सोल्यूशन डाल दो। ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप से देखो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन द सेम। प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो वैसी की वैसी, अगर ऐसी थी तो वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। बट द इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीज। अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो हर एक सेल में होती है। तो ये जो मैंने नीले कलर से बनाया ये तो सेल वॉल थी, यानी इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। जब मैंने इसको 20% शुगर सोल्यूशन में डाला तो कैसा था? हाइपरटोनिक था, श्रिंक करेगा। लेकिन जो सेल वॉल होता है ना, ये ब्लू वाला, ये बहुत रिजिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत रिजिड होता है ये, तो ये एकदम शेप को मेंटेन करके रखता है। हम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, प्लांट तो वही खड़े रहते हैं ना, हम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये जो है सिकुड़ गई। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये क्या, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीज हो गई और अंदर का कंटेंट श्रिंक कर गया, ठीक है। लेकिन चीक सेल में ऑन द अदर हैंड हैव श्रिंक कंसीडरेबली, बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही लेयर थी सेल मेम्ब्रेन से एक्टिवली परमेबल, और वो श्रिंक कर गई। बाहर का कुछ था ही नहीं जो उसका शेप मेंटेन करके रखे। क्योंकि चीक सेल क्या है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। जो चीक से गाल से अपने अंदर जो चीक्स हैं, गाल हैं, उससे निकाले वो तो हम एनिमल सेल हुई ना, हम तो एनिमल है ना, इंसान है, पेड़ पौधे तो है नहीं।
तो इसलिए ये बहुत ज्यादा शंकर गई। तो क्यों ऐसा हुआ वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया, लेकिन वही चीज़ मैंने यहाँ पर तुमको बता दी है, ठीक है। तुमको ये पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस सेल्युलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। तो हम अभी देखा हमने, क्योंकि हमारी सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, बड़ी जल्दी मूव कर गई, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उसने दिखाई, इससे ओवरऑल मूवमेंट सपोर्ट होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है, ओके। इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि सेल वॉल क्या होती है, उसका काम क्या होता है। तो ये पहली बात, एक लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अभी यहाँ पर अंतर भी हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में क्या अंतर होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका जो आपकी झिल्ली है, ये लिविंग नेचर की होती है, लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है। लेकिन सेल वॉल जो होती है ये लिविंग नहीं होती है, डेड होती है और ये फ्रीली परमिएबल होती है ना। सेल मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल थी, सेलेक्टिवली चीजों को अंदर बाहर आने जाने दे रही थी, लेकिन ये फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल को अलाउ कर रही है, मुक्त आवागमन की अनुमति दे रही है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल, ये कोशिका को कठोरता और आकार प्रदान करती है। इट ऑफर्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, ये कोशिका को संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। अब आ जाओ मटीरियल्स ऑफ सेल वॉल में। सेल वॉल किसका बना होता है सर, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, जरा बताना तो। जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई होती है। तो अभी हमने पढ़ा फॉस्फोबाइलिपिड, एक इधर की लिपिड लेयर और एक इधर लिपिड। तो लिपिड और प्रोटीन, और इधर प्रोटीन था बीच बीच में, जो क्या कर रहा था, चीज़ों को अलाउ कर रहा था अंदर आने जाने में। यहाँ पर उसका हेड था लिपिड का और यहाँ पे टेल थी, यहाँ हेड था यहाँ टेल थी, यहाँ ठीक है, यहाँ हेड था यहाँ टेल थी, यहाँ हेड था यहाँ टेल थी। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से प्यार कर रहा है, ये पानी से डर रहा है, टेल उसकी। समझ में आई बात। तो लिपिड 50% और 50% क्या था, प्रोटीन था सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन सेल वॉल अभी मैंने बताया प्लांट में, लेकिन सिर्फ प्लांट में नहीं होती है, अभी बताया ना मैंने, बैक्टीरिया में भी होती है, कवक में भी होती है, फंगस में, शैवाल में भी होती है, एल्गे में। तो प्लांट में ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सेल्यूलोज जो हम खाना खाते हैं, मैंने सुना है कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ढंग से पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि रफेज नहीं होता है उनके, है ना, उसमें गट में फाइबर नहीं होता, वो इसी से मिलता है, सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया में पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, मतलब उसी को शॉर्ट में बोल देते हैं पेप्टिन। फंगस में चिटिन या काइटिन, जो भी बोलने के लिए तो आएगा नहीं, तो इसकी बनी हुई होती है। और एल्गे शैवाल में ये सेल्यूलोज बाहर की लेयर होती है और अंदर की लेयर पेक्टिन होती है। मतलब सेल वॉल में भी दो लेयर होती हैं, तो अंदर वाली बाहर वाली सेल्यूलोज और अंदर वाली पेक्टिन, ठीक। पेप्टिन अलग है बैक्टीरिया, ये पेक्टिन अलग है, ठीक है, समझ गया। हमने क्या शुरू किया था, हमने शुरू किया था ये पार्ट्स ऑफ सेल, जिसमें कि हमने एक चीज़ देख ली, सेल मेम्ब्रेन। हमने भी एक चीज़ देखी, सेल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ सेल वॉल देख लिया, जो एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंगस में होती है, एल्गे में होती है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। साफ साफ नाम से समझ में आ रहा है, सेल का फ्लूइड है ये, कोशिका का द्रव्य है ये, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं क्या है, एनिमल सेल। आपको कैसे पता, एक ही लेयर है ना, यहाँ पे दो लेयर है, एक इधर, तो ये प्लांट सेल हो गई। तो ये जो अंदर ये भरा हुआ है सब, ये जो अंदर भरा हुआ है ना, ये सब, दिस इज योर व्हाट, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है ये। इट इज द फ्लूइड, ठीक है, इट इज द फ्लूइड दैट फिल्स अप द सेल्स लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके बीच में, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका भरा हुआ है, ये कैसा है, आपका जेली लाइक है। ये कैसा है, ये आपका जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड है। जेली कैसी होती है, बहुत ज़्यादा पानी जैसी भी नहीं होती है, सॉलिड भी नहीं होती है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं सेमी लिक्विड, उस फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म। इसी में ही आपके अलग अलग जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो तैरते हैं, इसे मौजूद है। कोशिकांग क्या होते हैं भी पढ़ेंगे, जैसे सुना होगा तुमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सबके जो नाम सुनोगे वो सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली अभी आपके रेलवे के एग्जाम में कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, एक्वस क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ऐसे समझो, जैसे खीर बनती है हमारी, तो खीर का मेन ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, दूध होता है, दूध में ही चावल और ड्राई फ्रूट से सब डाल के खीर बन जाती है। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन एक्वस पानी वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, एक्वस पानी बेस्ड फ्लूइड पोर्शन है इसका जलीय तरल भाग है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट नहीं होता, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन बोलते हैं। इसमें पिगमेंट, न्यूट्रिएंट्स, ये सब होंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन क्या होते हैं, जो निर्जीव घटक होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब आते हैं न्यूक्लियस में, तीसरे और आखिरी पार्ट में। पहला पार्ट क्या देखा हमने, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म। अब आ जाते हैं तीसरा, न्यूक्लियस पे, नाभिक पे। ये ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, इसको कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्यों, जिस तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ये पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कब मुझे हाथ उठाना है, कब क्या चीज़ करनी है, ये पूरा ब्रेन सारी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। कोर्स का खत्म हो जाएगा, अभी बस क्लास खत्म हो रही, थोड़ी देर में सब मैं डाउट्स लूंगा। अभी थोड़ा रुक जाओ, बस 10 मिनट की और बची, 10-15 मिनट की, ठीक है, फिर क्वेश्चन और उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में। अभी यहाँ पर आपको नहीं देखना, अभी एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। द न्यूक्लियस इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि आपको नाभिक है तो एकदम सेंटर में देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ यूकैरियोटिक सेल। सर ये यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इस पर भी अभी आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा, रुक जाओ अभी, ठीक है, जल्दी भागना नहीं है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, मैंने अभी बताया कोशिका के अलग अलग अंग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा मान लो न्यूक्लियस है, नाभिक। डबल मेम्ब्रेन है, सेल की खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अभी पढ़ाया। इसके अंदर जो न्यूक्लियस बैठा है या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल बैठा है, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, लाइसोसोम ले लो, सबकी अपनी अपनी एक परत झिल्ली है। क्यों है, नहीं क्यों है, अरे भैया उनको होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, बाउंड्री टाइप, कैसे बस फैले हुए पड़े रहेंगे।
ऐसे फैले हुए तो नहीं पड़े रहेंगे, कुछ तो चाहिए होल्ड करने के लिए, तो उसी को झिल्ली बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसमें दो दो होती हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब समझा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब, जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो अभी बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जेली लाइक सेमी फ्लूइड जो लिक्विड भरा हुआ है वो है। इट परमिट्स मटीरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच जो मटीरियल का आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो जैसे साइटोप्लाज्म में सेल का फ्लूइड, ऐसे न्यूक्लियस का खुद का भी एक फ्लूइड है उसके अंदर भरा हुआ है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको सबसे पहली बार पुरकिंजे करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसका नामकरण किया था, बस ये ध्यान रखना, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटीरियल ऑफ द सेल एंड ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, पर फिर भी थोड़ा देख लो, ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरीके का प्रोटोप्लाज्म है, किसने पुरकिंजे ने नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्म का 1839 में, ठीक है, बस उतना ही, बस इतना ही देखना है अभी, ओके। अब ध्यान सुनना, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर दो चीज़ें तैर रही हैं। एक न्यूक्लियोलस, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा कुछ गोल गोल सा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, ये राइबोसोम की सब यूनिट्स बनाता है, राइबोसोम की सब यूनिट बनाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इन छेदों से ये सब यूनिट्स बाहर निकलते हैं, जुड़ते हैं और राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम अंदर ही नहीं बन जाता है, सब यूनिट बनती है राइबोसोम की, फिर पोर्स छेदों से बाहर निकलते हैं, जुड़ जाते हैं, बड़े से छोटा जुड़ेगा और राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम क्या करता है अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम कहां बन रहा है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं। और क्रोमैटिन मटीरियल, ये धागे जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे संरचना, ऐसे उसके अंदर तैर रहे हैं, पड़े हुए हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब ये विजिबल होते हैं, इस तरीके से खुद को ऐसे इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं क्रोमोसोम। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कुछ नहीं, जब क्रोमैटिन मटीरियल, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो खुद को अरेंज कर लेते हैं और विजिबल होते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर में, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। किसके बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए क्या करता है, डीएनए पेरेंट से यानी माँ बाप से बच्चों तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। जैसे हमारी नाक, हमारा स्किन कलर, हमारे हेयर्स, हमारी नोज किस तरह की दिखती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं। कैसे, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं जीन। ये सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा कल, कोशिका का विभाजन, तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का जीन, जो पेरेंट से बच्चों तक जाते हैं। यानी कि क्या सर, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लोडेड होती है। हाँ सही पकड़े एकदम, वो मुझे पता है, तुमने सोचा नहीं होगा, उसमें तुमको बताने के लिए बस ऐसे बोल रहा हूँ। तुम कहाँ सोचोगे, इतना सब सोचवाना पड़ता है। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लोडेड है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जीन्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, क्योंकि एक कोशिका के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर ये जो भरा हुआ है, इसकी वजह से इसमें वो कोड लिखे हुए हैं, जो कोड हमारे मम्मी पापा से हमारे पास आते हैं। समझ आई बात। तो धागे जैसे संरचना क्रोमैटिन मटीरियल, जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज। क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, इतना ही, मतलब इस टॉपिक के लिए इतना ही, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं, दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और उसका लोड मतलब सर ये 23 पेयर होते हैं, 22, वो सब पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, जितना भी बता रहे हैं सिर्फ उतना। दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कंटेन डीएनए एंड जीन्स, ठीक है, दैट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन, जीन नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन। डीएनए तो, जीन तो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है, ये प्रोटीन होगा, जीन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जोड़ों में, जैसे जूता एक लेने का तो कोई मतलब नहीं है, जूते हमेशा जोड़ी में ही लिए जाते हैं, मोजे हमेशा जोड़ी में लिए जाते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में ही एग्जिस्ट करते हैं, गिने जाते हैं। तो 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक सेक्स पेयर होता है। सेक्स पेयर का मतलब होता है ये रिप्रोडक्शन के टाइम, मतलब अभी मैं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें को बताऊंगा। एक्स एक्स मेल फीमेल के लिए होता है, एक्स वाई मेल के लिए होता है, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। बस अभी के लिए इधर देख लो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बस, ठीक है। डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए आनुवंशिक जानकारी ले जाता है। जीन्स जो होते हैं फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के। जीन डीएनए के कार्यात्मक खंड, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी 1869 में, 1869 में, ठीक है। और इसका जो द्विकुंडली संरचना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगेन अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अब याद कर लो वाटसन क्रिक। जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें बेस पेयर्स वगैरह सब क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था। डीएनए की डिस्कवरी वाटसन क्रिक ने नहीं करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। उसका जो ये द्विकुंडली संरचना होती है डीएनए की, उसकी खोज करी थी किसने, वाटसन क्रिक ने 1953 में। बाकी इसमें जो बेस पेयर होते हैं एटीजीसी है ना, वो सब हम आगे देखेंगे, ओके। अब आ जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, बस थोड़ा सा और बचा है 5 मिनट क्लास, ठीक है, तो अपना उसको होल्ड करके रखें, ठीक है। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, नाभिक, यहाँ भी कैरियोट है। यू का मतलब होता है ट्रू, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत ही पुराने, बाबा आदम जमाने का, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। कंटेंट जो होता है न्यूक्लियस को वैसे फैला पड़ा रहता है, न्यूक्लियस जैसा कुछ लगता है,
न्यूक्लियस जैसा कुछ लगता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। मतलब सब समझे नहीं, जैसे कोशिका है, ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर सब कुछ क्रोमेटिन मटेरियल था, न्यूक्लियोइड सब कुछ था। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, अब समझ में नहीं कहाँ है न्यूक्लियस, कुछ क्रोमेटिन इधर है ना, कुछ इधर है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड नहीं है, इसको बोलते हैं, इसको जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोइड। इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, इसमें बहुत सारे कोशिकांग मौजूद नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद होंगे। इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल होगा, यहाँ पर मोर देन वन होगा। तो इसके उदाहरण होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मतलब सारे तरीके के जो बैक्टीरिया है वो यहाँ भरे पड़े हैं प्रोकैरियोटिक में। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो ये धरती है, इसमें हम इंसान नहीं आए थे, या पेड़ पौधे नहीं आए थे, जानवर नहीं आए थे, बैक्टीरिया आए थे। तो बहुत पुराने हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, ये प्रो लेवल के बंदे हैं, ये अलग लेवल के बंदे हैं। इनको ना तो न्यूक्लियस की जरूरत है ढंग से, ना तो इनको सेल ऑर्गेनल्स की जरूरत है ढंग से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो इसमें सारे प्लांट और एनिमल सेल आ जाएंगे यूकैरियोटिक में, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आप उदाहरण देख सकते हैं दोनों के। ये प्रोकैरियोटिक है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ये यूकैरियोटिक है जिनमें कि हमारे प्लांट और एनिमल सेल आते हैं। इसमें आपको प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं कहीं दिख रहा न्यूक्लियस, ये सब फैला पड़ा है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसी में डीएनए होगा, इसी न्यूक्लियोइड में, ठीक है। कहीं दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तो पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ पर देखो लाइसोसोम है ना, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम है, गोल्गी ऑपरेटर्स है, कितनी सारी चीज़ें, प्रॉपर न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन। तभी तो बोला सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर है सेल का, पीछे पढ़ा है तभी एनसीईआरटी में। यूनिवर्सल क्यों? हर सेल में मिलेगा, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो। और कोशिका द्रव्य भी कॉमन होगा, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होगी, कोशिका द्रव्य, और तीसरी चीज़ है राइबोसोम, ये कॉमन होता है प्रो और यूकैरियोटिक में। राइबोसोम क्या करता है अभी आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। बैक्टीरियल फ्लैगेलम अभी रुक जाओ, ठीक है, इसको भी बाद में हम देखेंगे। बैक्टीरियल फ्लैगेलम कुछ नहीं, इसको रुक जाओ भी, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैगेलम मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनल करवा दिए जाए कुछ, मतलब सारे नहीं, कुछ करवा दिए जाए, ताकि हम सो दैट कुछ क्वेश्चन कर सकें आज, और उसके बाद विदा ले सकें आपसे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, कुछ सेल ऑर्गेनल्स कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं? कोशिकांग होते क्या हैं? कोशिका के अंग होते हैं। हमारे इंसानी शरीर में अंग है, किडनी का अलग काम है, दिल का अलग काम है, फेफड़ों का अलग काम है, यकृत यानी लीवर का अलग काम है, आंतों का अलग काम है, पेट का अलग काम है, सबका काम अलग अलग। उसी तरीके से कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन पॉसिबल है। उसमें से सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा आपसे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःप्रद्रवित जालिका का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो पहले इसके लिए मैं तुम्हें एनसीईआरटी में ले चलता हूँ, बाकी तो स्ट्रक्चर तुम देख ही रहो यहाँ पर, ठीक है। ये आप बाकी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल इन्होंने लिए है ना, जो प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियोइड दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियोइड में होता है, ठीक है, जो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कल, ठीक है। लोकोमोशन के लिए इनको अपेंडेज मिला होता है, खैर, ठीक है, क्लियर है चीज़। ये आपकी प्लांट सेल है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल, और ये आपकी एनिमल सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मैं आपको सब बता चुका हूँ क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है, अभी लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी तो कुछ कारण होगा। ज़्यादा जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है कहाँ होती है? डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में। लाइन सीधा उठ के चली आएगी, कोई टीचर ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ाता है, लेकिन उसमें लिखी हुई एनसीईआरटी में, इसलिए हमें पढ़ना है इसको कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म। जैसे हमारी सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होती है? जो भी पढ़ने वाले हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तालियों से स्वागत करवाया, ऐसे ही और आगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स, बाकी सब आएंगे, वो अपनी एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूँ उससे रेडी टू गो बियॉन्ड। क्या तुम इसके बियॉन्ड जाना चाहोगे? टॉपिक के वो लिखा हुआ है, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हमें करना है, एक एक लाइन करनी है, ठीक है। तो पढ़ो ध्यान से। वायरसेस थोड़ा सा लग सकता है कि हैवी हो रहा है, लेकिन देखो यार थोड़ा सहलो, है ना, हेल्प करेगा। मैं चाहता तो आराम से पीपीटी से पढ़ा के निकल जाता, तुमको भी पता नहीं चलता है, पेपर देते। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया बस, लेकिन एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यही तो मैंने अंतर बताया था। जो पहले मैंने चीज़ें करवाई हैं, फिर अब एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी की। फिर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। 25 आए सवाल, चाहे 40 सवाल आए, सब बना के आओगे, सारे सवाल बना के आओगे। ये जो तुम दर्द सहोगे ना अभी, ये मजा देगा तुमको आगे जाके। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर ए, हिंदी में भी दिखा देंगे जितने, आर ए सेलुलर, इनमें कोई सेल नहीं होती है ना, मजे की बात। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में कोई कोशिका नहीं होती है। इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शन फैलाते हैं, तुमको पता है वायरस इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो इतने छोटे होते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल, वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें प्रोटीन की कोटिंग चढ़ी होती है, उसको कैप्सिड वॉल बोलते हैं। आगे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो इसको देखेंगे। वायरॉइड्स लैक, जैसे इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल अंदर भरा हुआ है और प्रोटीन की कोटिंग है ये। वायरॉइड्स में क्या है कि प्रोटीन का कोट नहीं है, बस इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, कोटिंग है ही नहीं। और प्रियॉन्स में आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक, इनमें प्रोटीन है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ आई बात? ये वायरस हो गया जिसके ये प्रोटीन की कोटिंग है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये वायरॉइड हो गया जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल लेकिन प्रोटीन कोटिंग नहीं है। ये प्रियॉन हो गया जिसमें कोटिंग तो है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। हिंदी में दिखा देते हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं, ठीक है। विषाणु, विषाणुभ और प्रोसंख, ठीक है। प्रोसंख, विषाणु, विषाणुभ और प्रोसंख यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सब कुछ समझा मैंने दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। वो कुछ चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म है
स्टार्च स्टोर कर सकता है और क्रिस्टल सब कैल्शियम। आपको पता है हमारी जो पथरी होती है, किडनी बनती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका के क्रिस्टल हो सकते हैं उसमें इन सम प्लांट सेल, एंड दीज आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स। इनको हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन्स। क्या कहते हैं? कोशिका अंतरंगक कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कोशिका द्रव्य में मंड अथवा कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका के क्रिस्टल भी संग्रहित हो सकते हैं, जिनको हम सेल इंक्लूजन्स या कोशिका अंतरंग कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस इज द डेंस अराउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस, जहां पर राइबोसोम सब यूनिट बनती हैं, फिर ये बाहर निकलती हैं और जुड़ती हैं और राइबोसोम बनाती हैं। यही मैंने आपको बताया। क्रोमोसोम में क्या होता है? कैरेक्टर इनहेरिट जो हम करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन हिस्टोन बोलते हैं उसको। जो नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं, जो डिवाइड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, दिस डीएनए प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये थ्रेड ऑफ क्यूरोसिटी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। जिसको बोरियत लग रहा है वो जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ूंगा नहीं मैं। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ध्यान सुनना, फॉर एग्जांपल मैच्योर रेड ब्लड सेल आरबीसी, इनमें पता है न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योरिटी जब हो जाती है आरबीसीज की, जिनको नहीं पता आरबीसी क्या होता है, खून में हमारी एक सेल होती है, हमारे खून में कोशिका होती है, उसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। जब मैच्योर होती है तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएट बोलते हैं इसको। समझ आ गई बात? अब बात आती है कि न्यूक्लियस सबको पता है कि मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनको पता है कि न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है पूछ लेगा, क्या करोगे? इसलिए नहीं है क्योंकि इनका काम है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना, और वो स्पेसिफिक फंक्शन है हीमोग्लोबिन को उठा के लेके हर एक कोशिका तक डालना। हीमोग्लोबिन के लिए इनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो इसलिए उनको न्यूक्लियस नहीं चाहिए। न्यूक्लियस बैठ जाएगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ बैठेगा? तो इसलिए, ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा सके। हम पढ़ेंगे कि हमारा जो खून है उसमें आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है? हीमोग्लोबिन पकड़ता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनाने के लिए ये न्यूक्लियस नहीं रखते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, 120 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए खुद को रिपेयर और डिवाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इनका लाइफ स्पैन कम होता है और रिपेयर और डिवाइड नहीं हो सकते। पता है एक जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसके दिमाग में डाउट क्या आएगा? अगर उसने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के लाइफ टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो उसके दिमाग में डाउट आएगा। क्या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन डाउट आएगा जिसने पढ़ा है, आना चाहिए। इसे डब्ल्यूबीसी का तो आरबीसी से भी कम होता है, उसका तो 10-20 दिन का ही होता है, लेकिन उसमें तो न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है न्यूक्लियस, लेकिन उसका तो इससे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, ये कारण है। प्लेटलेट जैसे लिखा ना, डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? यस। कौन सी सेल होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? प्लेटलेट जो होती है ना उसमें नहीं होता है। और जो भी तुमको पढ़ाया था प्रोकैरियोट जो सेल होती है, क्योंकि प्रो है, ये प्रो है, ऐसे याद करो, प्रो है तो इनको कोई जरूरत नहीं है, इनमें नहीं होता है। और ये मैं न्यूक्लियोइड के बारे में बता ही चुका हूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल को ही न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। अब मैंने क्या कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ठीक है, चलो यही पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद क्लास खत्म करेंगे, तो ये एक बार थोड़ा सा देख लो। ओके, बिल्कुल सही है। चलो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अंडरलाइन नहीं किया। बस ये ध्यान रखो कि मैन्युफैक्चर करते हैं ये। ठीक है, क्या पढ़ना है तुमको कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? प्रोटीन और फैट का, और कुछ केसेस में कुछ हार्मोन का भी कर देते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल में। फिर से रिपीट करता हूं, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? बनाती है और ट्रांसपोर्ट करती है कुछ प्रोटीन, कुछ फैट, और कभी कभी कुछ सेल्स में हार्मोन्स का भी। समझ आ गई इतनी बात? अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है? कुछ विशेषीकृत कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा और कुछ हार्मोन के संश्लेषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब होता क्या है ना, इनके दो प्रकार होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बच्चे हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तो रफ अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है। राइबोसोम चिपका हुआ है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है, तो ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना। इसकी डिस्कवरी करी थी जॉर्ज ई पैलेडन ने, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे मैंने बताया कि कोशिका के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, हर किसी के पास मेम्ब्रेन है, लेकिन राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, ठीक। तो राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है। तो इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। स्मूथ वाला, स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं है, सिंपल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसमें राइबोसोम चिपक गया तो रफ अपीयर हो रहा है, तो प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला जो होता है ये फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, फैट और लिपिड का संश्लेषण करता है। खत्म, बस। ठीक है, दे आर नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा संरचना का एक जाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके होते हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपके होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल से ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और ये काम इनका एक एक्स्ट्रा है। जो हमारे स्मूथ वाले होते हैं ये फैट और लिपिड तो बनाते ही हैं वसा, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। जो हमारे लिवर का एंडोप्लाज्मिक, लिवर की जो सेल्स होती हैं उसका जो एससीआर होता है, ठीक है, उसमें ये साइटोक्रोम P450 होता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एक बार टीसीएस पैटर्न में इस सवाल को पूछा गया था, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया। एनसीईआरटी में नहीं, जनरली आपको मिलेगा, ठीक है, 9th 10th में। इसके टाइप क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो मतलब ये है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कभी कभी ये डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है, लिवर की जो सेल्स में होता है वो। ठीक है, ओके। लॉन्ग टिब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने। ठीक है, लॉन्ग टिब्यूल्स, सिस्टर्ने और
एक सेकंड रुको, बाकी एक सेकंड रुको, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, रफ के बारे में, स्मूथ के बारे में, कुछ नया नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। राइबोसोम के बारे में बता दिया, जॉर्ज पहले ने डिस्कवरी करी थी 1955 में, प्रोटीन बनाने का इसका काम है। इसको कौन बनाता है, याद करो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये बना रहा है राइबोसोम की सब यूनिट, ये यहाँ पोर से छेदों से बाहर निकल के सब यूनिट जुड़ रही हैं और राइबोसोम बना रही हैं, और वो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक के प्रोटीन बना रहा है। समझ आ गई इतनी बात, समझ आ गई इतनी बात आपको, ठीक है। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने देख लो, ये जो दिख रही ना, ये जो आपको दिख रही हैं, ये हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको दिख रही है इस तरीके की कर्विंग, आपको दिख रही कर्विंग, ये ना, ये इनको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। और इस तरीके से छोटे छोटे आपको वेसिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो गई, ये आपके सिस्टर्ने होगा, और यहाँ पर आपको वेसिकल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चन, फिर अगर टाइम बचता है, ठीक है, तो हम और करेंगे। अब क्वेश्चन सारे तो नहीं हो पाएंगे, जितना हमने पढ़ा है उसी बेसिस पे हो जाएंगे। तो ये RRB ALP 16 फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, लगा दो जरा जल्दी से। सर कंप्यूटर परमार 4.2 बैच में जो साइंस पढ़ा है वो सफिशिएंट है क्या, या ये साइंस का बैच लेना पड़ेगा? अगर रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा तो है। अब वहाँ पर सेल मैंने एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे नीड ही नहीं उतनी, बहुत कम वेटेज हो गया SSC में साइंस का, इसलिए एक लेक्चर में खत्म कर दिया था। यहाँ देख रहे हो अभी हम 2 लेक्चर तो लगेंगे, कल पूरा मतलब लगेगा, आज पार्ट 1 और कल पूरा लगेगा। आंसर जो जल्दी से, आज आप फेस रिवील क्यों नहीं करते, ये इस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, अभी क्वेश्चन करो। और जो लोग भाग रहे हैं ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे मैंने देखा जिंदों से क्वेश्चन शुरू किया, भागने लगे। क्यों? ऑफलाइन क्लास होती है ना, टी-शर्ट पकड़ कॉलर पकड़ के जो लात घुसा मारते तुम्हारे और फिर बिठाते, उसका आनंद ही अलग होता। लेकिन खैर कोई नहीं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, व्हाट हैपेंस टू द सेल कंटेंट? क्या होता है? फट जाती है भाई, जब फूलती है तब फटती है। ये तब होता है जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक होता है तब वो टर्जिड होती है, फूलती है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दे डिजॉल्व, दे रिमेन अनचेंज्ड। तो भैया अनचेंज्ड किस में होता है? अनचेंज्ड होता है जो आपका आइसोटोनिक होता है, ठीक है। पानी उसका जा रहा है तो वो सिकुड़ जाएगी, यानी कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा उसका, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जैसे ये अभी नहीं बन सकता है, ये बन सकता है, करिए। ये भी ALP, ठीक है, देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट सवाल लिया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए। और ये जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो तो ही है, इसके अलावा भी मिलेगा तुमको क्विज में जब बैच में जाओगे तो, ठीक है। आज इतनी थक गई, ओहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? ये रिजिड नेचर की, अच्छा रिजिड होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है, डेड होती है और फ्रीली परमिएबल होती है, यानी हर किसी को आने जाने देती है। कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। नहीं पढ़ाए थे फ्लेक्सिबल? याद करो एक्सपेरिमेंट, हैं क्यों याद है? लिली वाला लिया था, और वो लिया था चीक सेल लिया था, चीक सेल एकदम सिकुड़ गई थी। क्यों सिकुड़ गई थी? क्योंकि उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन था, वॉल तो था ही नहीं। वॉल क्या करता है? वो वैसा का वैसे ही रहता है, सेल मेम्ब्रेन तुरंत सिकुड़ जाती है तो मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्लेक्सिबल होती है, याद है? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन। तो गलत कौन सा ये हो जाएगा? गलत पूछा उसने। आउटर मोस्ट होती है, बिल्कुल होती है सर, आउटर मोस्ट उसमें तो नहीं होती है सर, प्लांट सेल में नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली तो होती है ना एनिमल सेल में, तो गलत तो नहीं हुआ। सेलेक्टिवली परमिएबल भी, सेमी परमिएबल भी, और लिपिड प्रोटीन होता है। पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, फॉस्फो बाइलिपिड थी, है ना, प्रोटीन था बीच बीच में, सब पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर। कौन सा मॉडल था जरा देना, बताना तो। और एक चीज़ तुमने लिखवाई नहीं, एक चीज़ तुमने लिखवाई नहीं। अब जो चले गए उनका तो नुस्खान हो गया, अब उस नुस्खान की भरपाई कौन करेगा? क्यों? और जाओ छोड़ के। कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन ये तो मैंने बताओ ही नहीं कि कोने दो तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ध्यान रखना 1972 में इसको दिया था सिंगर, ठीक है, पूरा नाम था SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इसको लिखना। जो भैया नोट्स बना रहे हैं कृपया करके, जहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने लिखा है वहाँ पर सिंगर और निकोलसन का नाम लिखिएगा, 1972 में दिया था, ठीक है। द डबल लेयर्ड कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द, LP का क्वेश्चन ले लो। केंद्रक के दोहरी परत वाले आवरण को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्रोमैटिन वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो केंद्रक के दोहरी परत वाले आवरण को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोमल की सब यूनिट बनती हैं, फिर इसी से पोर से बाहर निकलती हैं, जुड़ती हैं, प्रोटीन बनाता है, फिर वो है ना, नहीं पढ़ा है अभी। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश इन नेचर। देखो क्विज अभी जितने करवा रहा हूँ उतने मिलेगा, जब पूरा सेल टॉपिक कल पूरा हो जाएगा तब ये क्विज वाली पूरी PDF तब मिलेगी, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो, और बाकी थ्योरी वाली तो मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स से मिल जाएंगे। कार्य, और भड़बड़ाना नहीं कि मिल करने पहला दिन है, ठीक है, तो नोट्स थोड़ा सिंकअप होने में टाइम लग सकता है। कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली प्रकृति में कैसी है? तो बिनो, अब देखो यहाँ पे आप फंस जाओगे। कैसे? यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो सेमी परमिएबल दिख रहा है और एक सेलेक्टिवली परमिएबल दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फुली परमिएबल तो नहीं होती है, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। और ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया कि फुली नॉन परमिएबल हो, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया, ओके। इसको अगर सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं, दोनों देखो, अगर ये होता सेमी परमिएबल तो हम सेमी परमिएबल टिक करते, लेकिन अगर दोनों है तो वीड गो विद सेलेक्टिवली परमिएबल। क्यों? क्यों? जैसे मैंने बोला था पानी अंदर चला गया, चीनी क्यों नहीं गई? तो मैंने सिर्फ यही बोला था, जैसे किसी ने लिखा साइज, तो मैंने बोला था कुछ हद तक आप पहुंच गए, लेकिन पूरा सही नहीं है। साइज के बेसिस पे चीज़ों को एलिमिनेट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ साइज देख के नहीं सेपरेट करता है, वो देखता है उसका चार्ज,
ठीक है, उसमें प्रोटीन्स, इन सबको भी बहुत ही बारीक लेवल्स पे वो ऑब्जर्व करता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो हम सेलेक्टिवली परमेबल यानी चयनात्मक रूप से पारगम्य की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही होगा, दोनों में ज़्यादा सही बी है। ये नहीं पढ़ा है अभी, ये करो जरा। इन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल, दोनों मैंने आपको बताया, द लाइटली स्टेन्ड रीजन एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, बेसिक सा दिमाग लगाना, प्याज के छिलकर मनुष्य की गाल की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली से घिरा हल्का रंजित भाग क्या कहलाता है? वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर सेल वॉल, राजधानी, केंद्रक, कोशिका द्रव या फिर कोशिका भित्ति? क्यों? लाइटली स्टेन्ड रीजन एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ने एनक्लोज कर रखा है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को घेर रखा है भाई, सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। क्या होगा भाई? साइटोप्लाज्म होगा ना, जो कोशिका द्रव भरा हुआ है उसके अंदर, सिंपल सा है। वैसे वैक्यूल के बारे में नहीं पढ़ा, बट न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ा रखा है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म? कर सकते हो इसको, क्यों कर सकते हो, कर तो सकते हो, बता दो। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें से कौन यूनिसेलुलर नहीं है, कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? क्यों? तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम ये सब यूनिसेलुलर हैं, एक तरीके के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो कायकास है ये एक प्लांट, अगर आपने मुझसे कभी पढ़ा होगा साइंस पहले, तो मैं पढ़ाता हूँ प्लांट की में काय करते हैं जो लोग जिम जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। तो प्लांट और एनिमल तो हमारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टेन रिटेन्ड बाय द साइटोप्लाज्म इन अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील? प्याज की झिल्ली में टेम्पररी अमाउंट में, ठीक है, अमाउंट था, अमाउंट नहीं, अमाउंट में साइटोप्लाज्म द्वारा रोके, ठीक है, या सोखे गए स्टेन की मात्रा के बारे में से कौन सा सही है? कोई स्टेन नहीं, वेरी लिटिल स्टेन, वेरी हाई स्टेन, मीडियम स्टेन। अभी पढ़ा है ना, देखो, लाइटली स्टेन्ड, वेरी लिटिल स्टेन। लाइटली का मतलब ये बहुत कम दाग लगता है, ठीक है, अगर स्टेनिंग उसके हम करते हैं। स्टेनिंग किससे करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन से कर लेते हैं या फिर सैफ्रोनिन से कर लेते हैं। सैफ्रोनिन या आयोडीन सोल्यूशन ले लेते हैं उसमें, ठीक है। ये भी नहीं करना है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन कर लो, इसके बाद तुम लोग की छुट्टी है, ठीक है। या फिर इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है 12th नंबर का, एनटीपीसी ग्रेजुएट का 2026 शिफ्ट हुआ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अब कल करेंगे, बाकी कंटेंट कल देखेंगे, बिकॉज 1.5 घंटे क्लास हो गई, नहीं फिर तुम लोग का ओवर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी क्लास होगी वो कल से हम थ्योरी में यहाँ से शुरू करेंगे, एंडोप्लाज्मेटिकल में खत्म कर चुके हैं गोल्गी बॉडी से, और एनसीईआरटी में अपना इसी के आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के आगे ये सब पढ़ाऊंगा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी पेट सब हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ठीक, क्वेश्चन बहुत सारे, ढेर सारे हैं, ये देख रहे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन होंगे। और इतना ही मत सोचना, ये तो मैं जो लेटेस्ट वाले लेके आया हूँ 2026 और 25 के, इसके जो पुराने वाले सवाल हैं ये तुमको बैच के अंदर मिलेंगे, ओके, ऑलराइट, ठीक है।